क्या आपने कभी सोचा है कि एक गंदी बाइक को साफ़ करने के लिए हम हमेशा एक गंदा कपड़ा ही क्यों ढूंढते हैं? तो बस मन में ही सवाल था, तो आप लोगों से पूछ लिया। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अजीब सा सवाल है। खैर, सलाम रावण सत्याकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुनाओ अपने हाल चाल। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी धन्नो यानी कि बजाज प्लेटिना 100 सीसी जो मेरी खुद की एडीवी बाइक है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को इसलिए आया क्योंकि इस बाइक में मैंने बहुत सारी राइड्स कर चुका हूँ। नेपाल से किम, लद्दाख, स्पीति, राजस्थान और भी बहुत सारे राइड में कर चुका हूँ। लगभग इस पे मैंने 50,000 प्लस किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुका हूँ मैं इस बाइक पे। तो मैंने सोचा चलो यार इस बाइक से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए आप लोगों के लिए। जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ तो उसमें आप सभी के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई आप अपनी बाइक को कितनी स्पीड पे क्रूज़ करते हो, कितने किलोमीटर बाद ब्रेक लेते हो, क्या कुछ करते हो, कुछ आपने इसमें मॉडिफिकेशंस करा रखी है तो हमें बताओ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए तो सब कुछ कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। और अभी सूर्य देवता छिपने वाले हैं और आज की वीडियो में शुरू कर रहा हूँ शाम के 6:07 पे। वाह क्या बात है। अभी मैंने एक नया उपाय निकाला और वो नया उपाय ये है कि अगर अभी मैं आपको यहाँ से प्लेटिना की कहानी सुनाने लग जाऊँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे दीवार है और आप बोर हो जाओगे। तो हमने एक नया तरीका ईजाद किया है और नया तरीका ये है कि हम यहाँ पे खड़े होकर बातचीत करते रहेंगे और पीछे नज़ारे चलते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आपने 100 सीसी बाइक में प्लेटिना ही क्यों ली। 100 सीसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइक आती है, टीवीएस स्पोर्ट आती है, स्प्लेंडर आती है और भी तरह तरह की बाइक्स आती है, तो सिर्फ प्लेटिना ही क्यों? बताते आपको। जब मैंने प्लेटिना खरीदी थी तब उस टाइम पे इसमें कम्फर्टेक मॉडल जो था ये, तब इसमें ज़्यादा हाइप बनी हुई थी मार्केट में कि भाई इसमें कम्फर्टेक है और इसमें कंफर्ट ज़्यादा है, इसमें डुअल सस्पेंशन है वगैरह वगैरह। तो ये सब के चलते मैंने प्लेटिना को चूज़ किया था। पहली बात तो गई ये। दूसरा ये था, जब मैंने बाइक खरीदी तब मेरे को मोटो ब्लॉग में मतलब मेरे को पता नहीं था कि मोटो ब्लॉग होता क्या, और बाइकिंग में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मेरा धीरे धीरे मोटो ब्लॉगिंग और बाइकिंग में इंटरेस्ट बना तब मेरे पास यही बाइक थी, तो मैंने सोचा चलो भाई अब अगर ये बाइक अपने पास है तो इसी से शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट इसमें आगे बनता रहा तब मेरे को पता चला कि भाई एडीवी बाइक्स भी होती है, एडवेंचर बाइक होती है, स्पोर्ट्स बाइक अलग चीज़ होती है, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक अलग चीज़ होती है। तो धीरे धीरे चीज़ें मेरे को पता चलती रही। तब हमने सोचा कि भाई अपनी प्लेटिना ही अपने लिए एडीवी बाइक है, क्योंकि एडीवी वही बाइक होती है जिसमें आप लॉन्ग टूर मारते हो, तो हम भी प्लेटिना से लॉन्ग टूर मार रहे हैं, तो इसलिए वो हमारी एडीवी बाइक हो गई। अब मैंने अपनी प्लेटिना बाइक से बहुत सारी राइड्स की हैं, आपको ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी मैंने राइड्स की हैं और उसके साथ मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स उसके जो भी हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर अभी करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसके प्रोज या फिर बेनिफिट से। सबसे पहला बेनिफिट है माइलेज। बताने की जरूरत नहीं है, प्लेटिना बहुत अच्छा प्यारा माइलेज देती है। इवन मैं आपको बताऊँ, मेरे को और भी बहुत सारे राइडर मिलते हैं तो ज़्यादातर राइडर मेरे को यही कहते हैं भाई जितना तेरा तेल का खर्चा होता है ना, मतलब जितना हमारा तेल का खर्चा होता है ना उतने उससे तो कम में भाई तो राइड कंप्लीट करके आ जाता है। तो एक तो सबसे पहले इसका बेनिफिट यही है भाई, माइलेज बहुत अच्छा है। इवन स्पीति में भी मेरी बाइक ने पहाड़ों में 45 का माइलेज मुझे दिया था, 42-45 के बीच में मुझे माइलेज दे रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा था पहाड़ों में अगर हम जाते हैं तो। बाकी इसको जिस हिसाब से मैं भगाता रहता हूँ तो माइलेज ये मेरे को 60-65 देती रहती है, क्योंकि मैं फुल इसको 80-85, 90-95 भी खींचता हूँ। अगर मैं इसको आराम से 50-60 की स्पीड में चलाऊँ तो मेरे को ये ईजिली 70 प्लस का माइलेज दे सकती है। लेकिन अगर मैं फिर वहीं 60 पे चलाऊँगा तो अपनी मंजिल पर कब पहुँचूँगा, तो इसीलिए मैं 80-85, 90-95 पे से चलाता रहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो यही है माइलेज। हर एक राइडर मुझे यही कहता है कि भाई जितना हमारा तेल का खर्चा लगता है ना उससे कम में तो भाई तू पूरी राइड कंप्लीट करके आ जाता है। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है माइलेज। मतलब तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे तुम दुबई में हो भाई साहब, कमाल। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये बहुत ही कम वेट वाली बाइक है। जो मेरी प्लेटिना बाइक है वो लगभग 110 किलो के आसपास है और जब टैंक फुल हो जाता है तो लगभग इसका वेट 117-118 किलो के आसपास चला जाता है। अगर हम कंपेयर करें एडीवी बाइक से, जो एडवेंचर टूर बाइक जो प्रॉपर बाइक होती हैं उनका वेट 220 केजी से ऊपर ही रहता है। अगर आप कोई सी बाइक ले लो, चाहे BMW GSA ले लो, चाहे आप अफ्रीका ट्विन ले लो, चाहे प्राइम टाइगर वगैरह जो भी ले लो, जहाँ तक मैंने देखा है सभी का मतलब सभी का वेट 230 केजी से ऊपर ही होता है। किसी का 237 है, किसी का 250 भी है। और प्लेटिना अगर हम बताएं तो वो है 118। अब अगर आपकी बाइक कहीं पे फंस जाती है तो ईजिली आप अकेले निकाल सकते हो। अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो आप उसे अकेले ईजिली उठा भी सकते हो। लेकिन सेम अगर हम उसे कंपेयर करते हैं तो इसमें कम पावर है बाइक में, ठीक है। तो कम पावर है और कम वेट है। तो कम वेट मैंने मतलब मेरे को तो बेनिफिशियल लगता है। जैसे मैं लद्दाख में गया था तो एक आधे ऐसे वाटर क्रॉसिंग आ रही थी जहाँ पे मैं बीच में फंस जा रहा था, तो मैं कुछ नहीं करता, उतर रहा था, थोड़ा सा धक्का लगा था,
117 किलो की बाइक है, जस्ट थोड़ा सा धक्का लगाता बाइक निकल जाती, चलो अपना। तो एक बेनिफिट तो यही है इसका, अगर ये कहीं फंसती है ना तो आप इसे अकेले निकाल सकते हो, कहीं गिरती है तो आप इसे अकेले उठा सकते हो। एक इसको मेरे को इसका बेनिफिट ये लगता है। तो बस ये इसमें अच्छी बात है कि वेट कम होने की वजह से ये ज़्यादातर कहीं फंसती नहीं है, आप इसको ईजिली उतार के खींच भी सकते हो, और पंचर हो जाए तो आपको टेंशन की बात नहीं, आपको खींचने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लो मेंटेनेंस। भाई इसका जो मेंटेनेंस है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इवन अगर आपको जैसे कहते हैं ना नया इंजन बनवाना होता है तो वो भी आपका मैक्स टू मैक्स 5 से 6 हज़ार खर्चा जाता है। इससे ज़्यादा खर्चा इस बाइक में हो ही नहीं सकता। चाहे आप बाइक को कहीं भी एक्सीडेंट करवा के ले आओ, आगे भी से कहीं से भी तोड़ लाओ, इसके पार्ट्स बहुत मतलब ईजिली अवेलेबल होते हैं, और जेन्युइन पार्ट्स इसके इजीली कहीं पे भी इंडिया में मिल जाते हैं। तो मेंटेनेंस के मतलब चक्कर में तो भाई भूल ही जाओ। बस 2000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करवाता रहता हूँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इसको चलाता हूँ मेरे को अपनी बाइक की सर्विस 1800 से 2000 किलोमीटर के आसपास करवा लेनी चाहिए सर्विस। अगला पूछा जाता है कि भाई आप इतने लंबे लंबे टूर पे जाते हो तो आपकी प्लेटिना में पंचर नहीं होता? तो भाई ऐसा है कि पहले मैं चलता था रामबोरो से, नए टायर डलवाता था। जैसे लद्दाख की राइड से 3-4 दिन पहले मैंने अपने टायर में, मतलब अपने टायर कर रहा हूँ, अपनी बाइक में बिल्कुल नए टायर डलवाए थे ताकि पंचर का जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए, और तब मैं ऐसे लद्दाख निकल गया था। लेकिन जब मैं वहाँ से आया तब मेरे को आयामी टायर ट्यूब गार्ड मिला, जो आप लोगों को पता ही है, जिसने मेरी राइड स्पॉन्सर की थी, नेपाल सिक्किम राइड वाली। तो वो मैंने एंटी पंक्चर सॉल्यूशन यूज़ किया था, तो वो टायर में अभी मैंने डाल रखा है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो ट्यूब वाले टायर और ट्यूबलेस दोनों टायर्स के लिए आता है, तो आप उसे अपनी बाइक में डाल सकते हो। तो अभी तो मैंने वहीं डाल रखा है, और भगवान की दया से कोई पंचर अभी तक तो हुआ नहीं है किसी भी राइड पे, बाकी होगा जब देखी जाएगी। अगला सवाल ये पूछा जाता है कि भाई मॉडिफिकेशंस आपने इसमें क्या क्या की हुई है? तो मैंने इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, सिर्फ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस है। पहला तो ये है कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा LED लाइट्स लगवा रखी हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि रात में भी कभी कभी राइड करना पड़ता है, तो इसकी जो अकेली हेडलाइट है वो इनफ नहीं रहती है, तो एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स मैंने इसमें लगवाए हुए हैं ताकि रात में विजिबिलिटी अच्छी रहे और हम आराम से राइड कर सकें। दूसरा मॉडिफिकेशन इसमें मैंने ये करा रखा है, जो इसकी जो सीट है उसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एक फोम लेयर लगवाया हुआ है ताकि बम अपने ज़्यादा दुखे नहीं, तो उस चीज़ के लिए मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा फोम भी लगवा रखा है। और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता मैंने इसमें और कोई मॉडिफिकेशन करा रखा है, ना ही इसकी मैंने कोई कार्बोरेटर की सेटिंग छेड़ रखी, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ रखा, जैसी कंपनी से मिली थी वैसे का वैसा सब कुछ है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैंने फॉग लैंप्स लगाए हुए हैं और एक एक्स्ट्रा फोम की लेयर। और अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा बाइक का इंजन सीज हो गया था, वो भी मेरी गलती से, क्योंकि मैनुअल में लिखा हुआ था कि आपको अपनी बाइक की सर्विस 5000 किलोमीटर के बाद करानी चाहिए, लेकिन मेरी बाइक का इंजन ऑयल जल्दी ख़त्म हो गया था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि जिस हिसाब से मैं बाइक चलाता हूँ, पहली बात तो ये जो सोसी बाइक होती हैं ये इतने लंबे लंबे ट्रायल के लिए बनी नहीं होती जितना मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो जितना मैं इसे तेज़ भगाता जाता हूँ उतना इसका इंजन ऑयल है वो बर्न होता है, तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो पहले मुझे वो चीज़ पता नहीं थी, लेकिन अभी पता है। तो उस टाइम पर जब मेरा इंजन सीज हुआ था तब मैं इसकी 5000 किलोमीटर पर ही सर्विस कराता था, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि भाई ये तो नुकसान वाली चीज़ है और हमें हर 2000 किलोमीटर के बाद सर्विस करवानी चाहिए 100 cc बाइक की, उसके बाद से मैं इसकी 2000 किलोमीटर बाद ज़रूर इसकी सर्विस कराता हूँ। और अभी तक मेरी बाइक मक्खन चल रही है। सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, अगर उसका मुझे पहले से पता होता तो वो सीन भी नहीं होता। तो सिर्फ मेरी बाइक का इंजन अभी एक ही बार खुला है, वो भी सिर्फ मेरी गलती से। अगर पता होता तो एक बार भी ना खुला होता। और अभी तक बाइक लकीली मेरी 58,000 किलोमीटर के आसपास जा चुकी है और कोई भी दिक्कत इंजन से रिलेटेड आज तक उसमें कोई भी नहीं आई है। और ना ही कोई ऐसा सीन हुआ है कि ऑन की ओर स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, खक अलग अलग आवाज़ कर रही है। तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ऊपर वाले की दया से। तो ये हो गए कुछ इसके बेनिफिट्स, और 2-3 इसमें सवाल थे तो वो भी हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन इसका ये है कि ये आपकी बाइक जो है वो मैक्स टू मैक्स 95 की स्पीड तक जाती है, 95 से आगे बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो आप जब हाईवे पे राइड कर रहे हो तो जब आपके सामने बिल्कुल खुला हाईवे होता है ना, तब आप 95 पे चल रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई ADV अच्छी बाइक हो या फिर कोई एक अच्छी 400 cc की ऐसी कोई सेगमेंट की बाइक हो, पल्सर वल्सर, या फिर आप और अगर नीचे आ जाते हैं तो आप उसको इजीली 110 पे आप उसको इजीली क्रूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप 90 पे चल रहे होते हो ना, प्लेटिना पे या फिर कोई एक स्प्लेंडर बाइक पे, तो आप चलते रहते हो, आप ना बीच में थोड़ा बोर हो जाते हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे जो इंडिया के रोड्स है वो बेसिकली 90 की स्पीड पर चलने लायक ही, क्योंकि कभी से कहीं से बैल आ जाती है, बकरी आ जाती है, आदमी आ जाते हैं, ट्रैक्टर घुस जाते हैं कहीं से, तो ये सब सीन होता रहता है। लेकिन जब खुला हाईवे आता है ना, बिल्कुल खुला हाईवे, तब आप इसे 90 पे भी चलाओगे तो ऐसा लगेगा यार आप मतलब साइकिल के ऊपर बैठे हुए, आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो पहला तो कौन इसका ये है। दूसरा कौन इसका ये है कि जब आप राइडिंग शुरू करते हो 100 cc बाइक पे, तो शुरू में आपको बैक पेन शुरू होएगा, ठीक है, और शोल्डर पेन भी शुरू होएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप इस पर राइड करते रहोगे ना, लंबी राइड्स आप करते रहोगे, उसके बाद आप लोह पुरुष बन जाओगे। लोह पुरुष बोले तो आयरन मैन। आपको फिर मतलब दर्द नहीं होगा। जब से अगर मैं बताऊँ, जब मैंने राइडिंग शुरू करी थी तब मैंने खुद एक टेस्ट लिया था
कि सबसे पहले मैं इसमें 500 किलोमीटर्स इन वन डे एक राइड करूँगा, फिर 800 किलोमीटर्स इन वन डे और फिर 1000 किलोमीटर्स इन वन डे, और वो तीनों राइड मैंने कंप्लीट कर ली थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम 500 किलोमीटर्स अ डे के चैलेंज पे निकला था, तब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी बाइक 80 किलोमीटर से ऊपर कंटिन्यूस कभी भी नहीं चलाई थी। लेकिन उस चैलेंज में मैंने 500 किलोमीटर एक दिन में कवर किए थे। तो वो जर्नी करने का जब मैं घर आया तब मेरे कंधे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। मतलब अगर मैं बेड पे सो भी रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ ना ऐसे हो रखे हैं। तो भाई वो बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद से भी मेरी आदत हो चुकी है, अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होता। मैं ईजिली दिन के अगर चाहूँ तो 700 से 800 किलोमीटर ईजिली कवर कर सकता हूँ। अपने नेपाल राइड में अगर देखा हो आपने, नेपाल सिक्किम राइड में जब हम घर आ रहे थे वापस, तो हमने अररिया से लेके लखनऊ तक नॉन स्टॉप लगभग 600-700 किलोमीटर निकाल दिए थे बिना किसी दिक्कत के। ऑफकोर्स गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा कोई मतलब मेजर कोई दिक्कत नहीं है कि कंधे दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो बस नॉर्मली हम लोग आ गए, आदत हो गई थी ना। अब इससे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ऐसा है कि मेन मोटिव तो मेरा यही था कि आप लोगों को मैं आपको बता सकूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक बड़ी बाइक हो या फिर 150cc प्लस कैटेगरी की बाइक हो। अगर आपके पास 100cc बाइक है और आपके अंदर मतलब जिगरा है और आप घूमना चाहते हो, आपका दिल कर रहा है, तो आप इजीली प्लेटिना या फिर स्प्लेंडर या फिर कोई भी 100cc बाइक पे आप इजीली जा सकते हो। आप इवन स्कूटी पे भी जा सकते हो, जैसे आप रवि को देखते हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भाई जब आप चलते हो, आपको लगा लो अगर आपको दिन में 400 किलोमीटर कंप्लीट करने, तो आप अपनी बाइक को किस स्पीड पे चलाते हो, कितना अपनी बाइक को रेस्ट देते हो? तो सबसे पहले बता दूं, मैं अपनी बाइक को 80 से 95 के बीच में चलाता रहता हूं। अब ऐसा नहीं करता मैं कि 80 की स्पीड पकड़ ली तो 80 पे चलने देता हूं, या फिर 95 पे चल रही तो 95 पे ही। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि 80 की स्पीड पर चलाता हूँ 5 मिनट के लिए, फिर 85 पे आता हूँ 5 मिनट के लिए, फिर 90 पे आता हूँ 5 मिनट के लिए, फिर 95 पे वापस 5 मिनट के लिए, फिर एक बार 2-3 मिनट के लिए वापस 60 की स्पीड पे आ जाओ, फिर वापस से 70, फिर 80, फिर 90, अब 95। आप ऐसे कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपके इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आपके इंजन को थोड़ा थोड़ा बीच में हल्का हल्का रेस्ट भी मिलता रहेगा। और अगर आप कंटिन्यूस खींचना चाहते हो तो कंटिन्यूस का ऐसा है कि मैं कंटिन्यूस लगभग इसको 90 से 100 किलोमीटर खींच देता हूँ। लेकिन 90-100 किलोमीटर चलाने के बाद इसको मैं कम से कम भी 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक ज़रूर देता हूँ बीच में, क्योंकि छोटे दिल की बाइक है भाई, ये 100cc की, तो आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड दे नहीं सकते हो। और मेरा तो यार 100 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जब मैं राइड पे निकलता हूँ ना और मेरे कोई बीच में अंदर मतलब कोई ऐसा सुंदर दृश्य दिख जाता है, तो मैं तो बाइक रोकता हूँ, उतरता हूँ, फ़ोन निकालता हूँ और फोटोग्राफी में लग जाता हूँ। तो मेरा तो ये सीन है। तो मेरी बाइक को तो रेस्ट मिलता ही रहता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप कोई ऐसे रोड पर जा रहे हो, जैसे आप एक्सप्रेस वे पे हो, आपको ये है कि आपको बस खींचना है, तो आप 90-100 किलोमीटर के बाद ज़रूर एक छोटा सा ब्रेक ले लेना, 10-15 मिनट का। आप पानी पी लेना, थोड़ी हाथ पैर की मूवमेंट कर लेना, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, ताकि आपकी थोड़ी थकान कम हो जाए और आपकी बाइक की भी थकान कम हो जाए। तो ये थे कुछ छोटी मोटी बातें मेरी बाइक से रिलेटेड जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो। तो आई होप मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा। और प्लेटिना से राइड करने का अभी तो मेन मकसद ये है कि आप लोग इंस्पायर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत इवन मैं खुद सोचता था कि लद्दाख जाने के लिए तो यार भाई बुलेट बाइक ही खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मैंने खुद को ही रॉन्ग प्रूव कर दिया एक 100cc बाइक से लद्दाख और ये सब स्पीति वगैरह सब राइड करके। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं आती यार, आप इजीली राइड कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और एक बार आपकी आदत बन जाती है तो फिर आपके शोल्डर पेन वगैरह सब आप भूल जाओगे, फिर आप इजीली राइड कर सकते हो। बस फ़र्क ये रहता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी बाइक्स होती हैं, ADV बाइक्स, और जो मतलब प्रॉपर टूरिंग के लिए बनी होती हैं, इसमें यह है कि इनमें आपको टॉप स्पीड अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे आपको थोड़ा माइलेज भी कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका टाइम भी बचेगा। अगर हम स्पोर्ट्स वगैरह इन बाइक्स की बात करते हैं, आपका टाइम बचेगा, आप स्पीड आराम से मतलब मेंटेन कर सकते हो। और फ़र्क इसमें मेन आता है ब्रेक्स का। ठीक है, जो ये ADV बाइक्स होती हैं, इनमें बहुत अच्छे ब्रेक्स होते हैं, ABS ब्रेक होते हैं। और जो हम 100cc चलाते हैं, इसमें ड्रम ब्रेक्स होते हैं, आगे भी और पीछे भी। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है ब्रेकिंग पे, कि अगर हम चल रहे हैं और सामने से एकदम से कुछ आता है तो किस हिसाब से हम अपनी बाइक को रोकते हैं, वो सारा का सारा हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर हम एकदम से ब्रेक मार देंगे तो हमारे दोनों टायर लॉक हो जाएंगे और हम धड़ाम से गिरेंगे फिसल के। ठीक है, और एक आप ऐसा है कि आपको एक्सपीरियंस है 100cc बाइक रोकने का, तो आप धीरे धीरे आगे वाले पीछे वाले ब्रेक एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली दबा रहे हो उनको, एक मतलब हिसाब किताब अपना लगा के, तो आप उसको ईजिली रोक सकते हो। तो एक तो ये होना चाहिए कि ब्रेक्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप 100cc बाइक से टूरिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कि ब्रेक्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यार यही था आज की वीडियो में। अगर आपको लगे कि मैं कोई सवाल भूल गया हूँ या फिर आप और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो उन सवालों के जवाब हम कोई और अगली वीडियो में दे देंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरी कोई राइड नहीं देखी है नेपाल सिक्किम या फिर राजस्थान या फिर लद्दाख स्पीति या कोई और राइड आपने मिस कर दी मेरी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट वाइज आपको सारा का सारा मेरा राइड का डेटा मिल जाएगा। ईजिली आप देख सकते हो कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में करेंगे तो करेंगे ही क्या। ठीक है, बस आपको यही बताना था।
तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राइट सेफ हम कहेंगे नहीं, घर में रहिए। बस यही था। बाय, जय हिंद।